So, Assalamualaikum everyone. So today we are going to study about the heating effect of current. So what happens if we pass current through any material? So the material will obviously it will offer some resistance to the flow of current. So depending upon the resistivity of the material, so correspondingly it will impede the current. But if we are based on the conductivity or based on the resistivity, we can broadly classify the materials into three groups. One is conductors. तो कंडक्टर्स, उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टर्स और आता है हमारा इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स में क्या होता है कि इसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स. या इसकी जो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी. सो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, और सॉरी रेजिस्टिविटी जो होता है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स. और कंडक्टिविटी इज मोर देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो यहाँ जो रेंज होता है दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ ओम मीटर. तो कोई भी मटेरियल जिसका जो रेजिस्टिविटी होता है that falls into this range 10⁻⁷ to 10⁻⁸ ohm meters. So that material can be classified as, so we can that's a good conductor. Now if we are talking about the resistors, तो resistors का जो resistivity होता है ज्यादा होता है as compared to the conductors, और इसका जो conductivity होता है वो कम होता है as compared to the conductors. So यहाँ जो resistivity होता है that is something 10⁻⁻4 to 10⁻³ ओम मीटर. अगर हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे, इंसुलेटर्स में क्या आता है कि इंसुलेटर्स में जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर. इसका देखो दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन. दिस इज 1 and 12 0 or 1 and 7 0, sorry 17 0. This is 0.00000 sorry 1 ohm meter. This is 1 and 12 0. चलो देखो ये कितना नंबर है, ये कितना है. दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द 1. अगर हम रेफरेंस रखेंगे 1, तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल. दिस नंबर, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज. ये कितना है 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़. 100,000 10,000, दिस इज 10,000 करोड़ एंड दिस इज वेरी वेरी स्मॉल. तो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत कम होता है कंडक्टर्स का, और इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टिविटी होता है बहुत ज्यादा होता है. रेजिस्टर्स का इनके बीच में होता है. सो कंडक्टर्स में जो बेस्ट एग्जांपल है दैट सिल्वर, उसके बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है कॉपर, और कॉपर के बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद बाकी जो भी है आयरन स्टील जो भी है. और रेसिस्टर्स में ऑब्वियसली इसमें यूज करते हैं जो घर में यूज होता है, हीटर्स में या गीजर्स बॉयलर्स में जो यूज होती है वहां पर जो रेजिस्टर यूज होता है दैट इज कंथाल वायर और वी नॉर्मली यूज निक्रोम वायर. सो इंसुलेटर्स में जो बेस्ट एग्जांपल है दैट्स वूल. तो वूल जो है दैट्स अ परफेक्ट इंसुलेटर. ग्लास, ड्राईवुड, और दिस शुड बी ड्राई. घर में तो आपने देखा होगा अक्सर वुड जो जब ड्राई होता है तो ऑब्वियसली इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर. ड्राईवुड और अनदर इज ग्लास, वूल, ड्राईवुड, रबर. तो रबर भी हमारा इंसुलेटर होता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसुलेटर रेजिस्टर्स तो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें. तो जैसे कंथल वायर है, निक्रोम, ये यूज होता है मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOSI2. दिस इज ऑल्सो रेजिस्टर. ये हीटिंग के लिए यूज होता है. सपोज इन ट्यूब फर्नेसेस में मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड जो होता है ये हीटिंग एलिमेंट होता है.
तो अगर हम करंट पास करेंगे तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, दिस गेट्स हीटेड, तो ये फिर ट्यूब को हीट करता है। या तो आपने घर में देखा होगा हीटर्स में जो यूज होती है, कॉइल जो यूज होती है हीटर्स में, सो अगर हम उसकी जगह क्या रखेंगे, कोई कंडक्टर रखेंगे, तो कंडक्टर तो हीट अप नहीं होता है बट करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, बट इट विल, उसमें तो हीटिंग नहीं होगा। अगर हीटिंग भी होगा तो बहुत कम होगा, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो अगर हम कोई रजिस्टर रखेंगे तो रजिस्टर में क्या होगा, करंट भी फ्लो होगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी हीटिंग आल्सो। बट अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर्स ऑब्वियसली इट विल फ्लो आउट द करंट, देयर विल बी नो करंट, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इंसुलेटर ना यूज रख सकता, इंसुलेटर जो है वो यूज नहीं कर सकते हम कहां पर, उन वो एप्लीकेशंस में जहां पर हमें we require the heating effect of current. So in those applications we need only resistors. Conductors रख सकते हैं, conductors तो रख नहीं सकते क्योंकि what will be the problem? The problem is that current will flow, it will complete the circuit. But problem is that conductors are, they are good conductors of electricity. What happens? So there will be almost negligible resistance offered by these conductors, and that's the reason that these conductors, they will not be heated. But resistors, obviously when we will use these materials, suppose कंथल वायर जो भी है, निक्रोम, मोलिब्डेनम, डाइसल्फाइड, तो क्या होगा, इसमें हीटिंग होगा। इंसुलेटर्स अगर हम यूज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, this will offer huge resistance, or you can say it will completely block the flow of current, and that's why insulators cannot be used. Conductors में जो बेस्ट एग्जांपल है that is silver. रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक मटेरियल बनाया दैट्स सुपर कंडक्टर, बट प्रॉब्लम उसमें क्या है कि रूम टेम्परेचर पे नहीं ला सकते उसको, तो दैट इज केप्ट एट सपोज अगर हम मरकरी को ले जाएंगे 4 केल्विन पे या 5 केल्विन पे, 4 केल्विन पे, अगर हम इफ वी विल सपोज दैट्स ऑलमोस्ट -269 डिग्री सेल्सियस, -269 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम क्या रखेंगे, मरकरी को रखेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल ऑफर ऑलमोस्ट zero resistance, and that will be the superconductor. Superconductor means there is obviously no resistance offered by the material. Conductors doesn't mean that it will not impede the flow of current. Conductors में भी होता है, इसमें भी resistance होता है, but the resistance is very small, and that I have already told you that it falls in the range of 10⁻⁻7 to 10⁻⁸ ohm meter. तो अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो सिल्वर, रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सिल्वर का जो सिंबल है दैट्स Ag, उसके बाद आता है गोल्ड, सिल्वर के बाद गोल्ड आता है, गोल्ड के बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है अल्युमिनियम, उसके बाद आता है फाइनली स्टील, आयरन, बेसिकली इट इज स्टील क्योंकि इसमें कार्बन होता है, दैट्स नॉट प्योर आयरन। तो जो भी लोहा होता है बेसिकली इट इज स्टील, व्हाई, बिकॉज इट्स नॉट प्योर आयरन, देयर इज स्मॉल इम्प्योरिटी, देयर आर अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, देयर इज सिलिकॉन एंड अदर इम्प्योरिटीज। तो उसके बाद हम स्टील की बात करेंगे या आयरन की बात करेंगे। स्टील की तो सिल्वर जो है दिस इज बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। बट यहां पर एक सवाल आता है, सो द वायर्स, ट्रांसमिशन वायर्स जो होती हैं, जो घर पे होते हैं, एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर से लेकर जो हाउस होल्ड तक जो वायर आती है, ट्रांसमिशन वायर जो आपने देखी होगी, सो दे आर नॉर्मली मेड अप ऑफ द एल्युमिनियम, वो जनरली एल्युमिनियम से बनी होती है। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई कांट वी मेक these wires out of silver, gold and copper? ये तो अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, they are good conductors of electricity. So why we made these wires of aluminum and not of silver, gold and copper? The problem is that silver costly, copper, gold तो देखो कितना कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली, कॉपर कॉस्टली, आयरन इट्स नॉट कॉस्टली एज, ये उतना कॉस्टली नहीं है जितना एल्युमिनियम है,
बट यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, क्योंकि अगर आयरन या स्टील का रखेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी मच रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, बट इफ यू विल मेड द वायर्स आउट ऑफ एल्युमिनियम, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफर्ड बाय द आयरन, बट इट्स कंपैरेटिवली मच लार्जर इन कंपैरिजन विद कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर इन तीनों में से सपोज सिल्वर का, गोल्ड का, कॉपर का रखेंगे सपोज ट्रांसमिशन वायर्स, तो ऑब्वियसली ये तो अगले दिन गायब हो जाएगा क्योंकि लोग चोरी करेंगे। गोल्ड का आप समझो कितना कॉस्टली है, कॉपर भी कॉस्टली है, सिल्वर इज ऑल्सो कॉस्टली, सो एल्युमिनियम इट इज रिलेटिवली, इसका जो कॉस्ट होता है रिलेटिवली कम होता है एज कंपेयर टू दीज थ्री मटेरियल्स। दैट्स व्हाई we make these transmission wires out of this aluminum. रेजिस्टर्स की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कंथल वायर्स की, निक्रोम या जो भी मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड है। इंसुलेटर्स obviously they are of no use since we are talking about the heating applications because they block the flow of current। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो ये तो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी। ओम मीटर दिस इज 10 power 12 to 10 power 17 ओम मीटर्स। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउस होल्ड्स में जो हमारी जो वायर्स होती है, जो स्मॉल वायर्स होती है, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप जो रबर उसमें होती है देयर इज बेसिकली प्रॉपर इंसुलेशन, अगर आप वहां से निकाल दोगे, एक वायर निकाल दोगे, तो दैट्स मेड अप ऑफ कॉपर, तो उसमें उतना कॉपर जो है यूज नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिवली चीपर। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन वायर जो है उसमें कॉपर रखेंगे तो दैट विल बिकम वेरी वेरी कॉस्टली। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सपोज मेरे पास एक मटेरियल है, सपोज दिस इज कॉपर वायर, इट हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, सो यू कैन मेजर इट। यहां पर आप वर्नियर कैलिपर रख सकते हो, वर्नियर कैलिपर से आपको ऐसे वर्नियर कैलिपर रखोगे तो ऑब्वियसली इट विल मेजर द डायमीटर ऑफ दिस वन। सो रेजिस्टेंस की ये कितना होगा, इसका जो डायमीटर है दैट इज यहां से यहां तक डायमीटर। सो जो भी डायमीटर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5/4 d स्क्वायर, और लेंथ यहां से यहां तक। अगर ये जो होमोजेनिटी है इसमें, so this is not tapered, or this is a this cross sectional area is uniform throughout। so यहाँ पर जो length होगी, so that is from this to this, so that's L, length and cross sectional area is A, और 5/4 d square। तो इस मटेरियल का हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस, अगर हमारे पास लेंथ पता होगी, अगर हमारे पास एरिया पता होगा। लेकिन अगर हम किसी भी मटेरियल का अगर हम बोलेंगे, सपोज बोलेंगे कि कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है, वी कैन नॉट से दैट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर क्या होगा, अगर सपोज मेरे पास एक कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर का सपोज लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस जो होगी दैट विल बी मोर। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट मीन्स R is directly proportional to length and R is inversely proportional to the cross sectional area।
So that means more length, more resistance, more cross sectional area. अगर इसका cross sectional area ज्यादा है, so what will happen? Resistance offered by this whatever जो भी है यहाँ पर material है, its cross sectional resistance will be, अगर ये ज्यादा होगा तो ये obviously कम होगा, because this is inversely proportional to the cross sectional area. So that's why we don't talk about the resistance, we talk about the resistivity, because resistivity is fixed for a material. ये change नहीं होगा with length and with area. This is fixed. This is constant for a material. As long as suppose at particular temperature the resistivity वैसे change भी होती है. ये suppose temperature it changes. ये लेकिन material की property है. मगर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में सपोज अगर मेरे पास एक वायर है मेरे पास, दिस इज वायर मेड अप ऑफ सपोज कॉपर, तो इसका जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर्स एंड सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी वायर है इसकी जो लेंथ है दैट इज सपोज 3 मीटर and cross sectional area is 0.1 centimeter. This is also copper. यहाँ इसका और इसका सेम रेजिस्टिविटी होगा because material is same. Suppose at a particular temperature, रूम टेम्परेचर पे इसका दोनों रूम टेम्परेचर पे अगर हम दोनों को लाएंगे तो रेजिस्टिविटी जो होगा दैट इज सेम, बट रेजिस्टेंस अलग अलग होगा. व्हाई? बिकॉज इट इज लेंथ इज स्मॉलर देन दैट ऑफ दिस वायर. तो ज्यादा इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो ज्यादा इसमें होगी क्योंकि इसका जो लेंथ है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दिस, बट यू हैव टू सी दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल्सो. तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, मगर अगर हम अब हमें देखना है कि लेंथ किसका ज्यादा है. जिसका ज्यादा लेंथ होगा ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. So that's why we talk about the resistivity. We don't talk about the resistance because the resistance obviously it will change once we will change the cross sectional area, once we will change the length. So we will increase the length, resistance will get increased. We will decrease the cross sectional area, resistance will increase. Now, so this resistance is directly proportional to L by A. It's directly proportional to L and it is inversely proportional to A, or it is directly proportional to L divided by A. So resistance is equal to rho into L divided by A, where rho is the resistivity. Where rho is resistivity. अब आपको रेजिस्टिविटी जो है इसके यूनिट्स निकालने हैं. इसके यूनिट्स क्या आएंगे? रेजिस्टेंस का आपको पता है, रेजिस्टेंस का क्या है? ओम. तो यहां आपको निकालना है इसके यूनिट्स रेजिस्टिविटी जो है उसका मेरे पास सपोज पता नहीं है, इसका यूनिट क्या आएगा. लेंथ का ऑब्वियसली मीटर आएगा, SI यूनिट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. जब हम एरिया की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज मीटर स्क्वायर. 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो गया तो ये आएगा ओम, ये आएगा रो बाय एम. सो दैट्स व्हाई रो इज ऑलवेज मेजर्ड इन ओम मीटर. तो यहां आप इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट के यूनिट्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है लेंथ का जो है यूनिट है, SI यूनिट है दैट इज मीटर. एरिया जो है दैट इज इन मीटर स्क्वायर. SI यूनिट्स में जब हम मीटर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी इन मीटर स्क्वायर. इसका जो SI यूनिट है रेजिस्टेंस का दैट्स ओम. ओम यहां पर रेजिस्टिविटी in meter by meter square, so 1 meter will get cancelled and obviously we will have rho. This is rho, इसका हमें निकालना है. तो ये कैसे आएगा? ये आएगा ओम मीटर. तो हम बात कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एक्चुअली होता क्या है,
सपोज मेरे पास एक वायर एक पाइप है, यूनिफॉर्मली, सपोज इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, यहां से वाटर अच्छे से फ्लो हो रहा है। तो दिस इज वन एंड दिस इज अनदर एंड। कोई इसमें जो अंदर जो है देयर इज ऑब्वियसली ऑलमोस्ट यू कैन से नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ वाटर। मैं भी वाटर की बात कर रहा हूं, फ्लो ऑफ वाटर की। तो ये मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी। सेम इज द केस विद ए कंडक्टर। दिस इज अ कंडक्टर। यहां पर क्या होता है, यहां पर फ्लो ऑफ वाटर नहीं है, यहां फ्लो ऑफ चार्जेस है, दैट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, सो दे आर फ्लोइंग। यहां पर उतना रेजिस्टेंस जो है दैट्स नॉट अफोर्ड बाय दिस वन, दिस मटेरियल, दैट यू कैन से इट्स अ कंडक्टर, गुड कंडक्टर। नाउ अगर मैं ऐसा मटेरियल लूंगा जैसे ये ऐसे, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पाइप ले रहा हूं मैं। दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, इट डजंट मीन दैट रेजिस्टर लुक्स लाइक दिस वन, आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी हियर। सो यहां पर क्या है, फ्लो ऑफ जो वाटर है उसमें ऑलमोस्ट क्या था, देयर इज ऑलमोस्ट स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस पाइप, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन दिस पाइप एंड ए कंडक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो पाइप है इसको मैं ऐसी शेप दे रहा हूं, तो वाटर जो है वाटर फ्लो होगा यहां पर, वाटर विल फ्लो बट दिस विल ऑफर रेजिस्टेंस यहां पर, बट हियर वाटर विल फ्लो, यहां पर पानी फ्लो हो जाएगा, यहां पर इस जगह भी पानी जो है दिस विल फ्लो बट दिस विल ऑफर रेजिस्टेंस। तो ये इट विल पुश बैक, बट जो ही वाटर यहां पर आएगा दिस विल अगेन पुश द वाटर बैक इन द रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑब्वियसली जब पानी यहां पर आएगा, पानी यहां तक आएगा, बट प्रॉब्लम इज दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस, और यू कैन से द impedance of the flow of water by this pipe will be more than that offered by this pipe, because यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था। यहां पर मैंने इसको क्या किया, एक टिप मतलब ऐसे मैंने इसको ऑल्टर किया, इसको मैंने चेंज किया, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी मोर, एंड दैट्स व्हाई द फ्लो ऑफ वाटर विल नॉट बी होमोजेनियस, और यू कैन से दैट इट विल नॉट बी, यहां पर अच्छे से फ्लो नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सो यू कैन ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन दिस एंड रेजिस्टर। सो दिस इज अ रेजिस्टर। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो, देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस मटेरियल विल बी लार्ज एज कंपेयर टू द कंडक्टर। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसा होता है, इट डजंट मीन, आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी। तो अगर हम एक और सपोज पाइप की बात करेंगे, ये एक पाइप है, यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां पर ब्लॉक किया कंप्लीटली, मैंने कुछ रख लिया है यहां पर ताकि वाटर जो है आगे फ्लो ना हो। तो वाटर तो फ्लो होगा ही नहीं, यहां से इस एंड से तो पानी आएगा ही नहीं। सो दैट्स लाइक एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में सपोज आपका वुड है, रबर है, जो भी है, तो यहां पर ऑब्वियसली करंट एक्चुअली फ्लो होती ही नहीं, बिकॉज देयर इज कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज जस्ट एन एनालॉजी, आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी। यहां पर ये मतलब नहीं है कि रेजिस्टर इट लुक्स लाइक दिस वन एंड इंसुलेटर में सपोज आपको इंसुलेटर में अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो सपोज एक जगह ऐसा कुछ है कि ये पूरा ब्लॉक कर रहा है करंट को, ऐसा नहीं है। दिस इज ओवरऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द होल मटेरियल। तो यहां पर जो कंडक्टर होता है इसमें ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे बेसिकली असिस्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो
मात्रा होती है वो बहुत कम होती है इन रेजिस्टर्स. That's why current is basically flowing, but there is also resistance flow offered by this resistor. But once we are talking about a perfect insulator like rubber, glass, wool, जो भी है, तो उसमें free electrons होते ही नहीं है. So obviously there is complete blockage of flow of current, and that's why it acts as a perfect insulator. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज है, अगर मैं सपोज कंडक्टर को हीट करूंगा हाई टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी को क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी विल ऑब्वियसली चेंज. मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी फिक्स्ड रहता है एक मटेरियल के लिए, बट इट इज फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर हम सपोज रूम टेम्परेचर पे लाएंगे कॉपर, अल्युमिनियम या हम लाएंगे कोई और मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज फिक्स्ड. बट वंस वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, resistivity of conductors increases as a function of temperature. So obviously when we are increasing the temperature, तो क्या होगा, इसका जो resistivity होता है वो बढ़ जाता है, या इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है. There is one more class of material that's those are called semiconductors. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में नॉर्मली बैंड विड्थ होती है, तो ये आप आगे जाके पढ़ोगे 12th क्लास में. तो अगर आप सपोज कम करंट पास करोगे उसमें, सो इट ऑफर्स कंप्लीट रेजिस्टेंस, सॉरी इट ऑफर्स कंप्लीट द इंपीडेंस ऑफ करंट. तो यहां पर बिल्कुल करंट पास नहीं होगी, बट एट स्लाइटली हायर करंट्स और इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर. तो यहां पर एक बैंड विड्थ होती है. तो अगर बैंड विड्थ जो है, if you are crossing that, if you are increasing the suppose potential difference, इतनी potential difference increase कर रहे हो कि वहां पर जो बैंड विड्थ है that is वो आप डिक्रीज कर रहे हो, या सॉरी डिक्रीज नहीं कर रहे हो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जंप करना शुरू करेंगे एंड देन इट बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर. तो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ना है. बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा एक्चुअली, अब मसला ये है कि बेसिकली हीटिंग इफेक्ट जो है, हीट कहां से आती है, यहां पर जो हीट होती है यहां पर, ये बेसिकली कहां से आती है. सो आई विल जस्ट गिव एन एनालॉजी हियर. यहां पर सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है या कंडक्टर जो भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं. अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है. सो ये बोथ विल कोलाइड, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, तो दे विल बोथ कोलाइड. सो व्हाट विल हैपन when these electrons will collide with each other, the kinetic energy where it will move, ये तो किसी जगह जाएंगे. सो यहां पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस माइनस प्लस. तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो हो रहा है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को सपोज धक्का दे दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो देयर विल बी मोर कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट काइनेटिक एनर्जी फाइनली it's converted into the heat energy, and that's why suppose आपने देखा होगा, अगर आपने कोई collision देखा होगा between a suppose a car, there's a car and there's a truck here, यहाँ पर एक ट्रक है and there's a head on collision between the two. तो यहाँ पर जो kinetic energy होती है, part of that kinetic energy is also converted into the heat energy. obviously डैमेज तो होगा, इसमें भी डैमेज होगा, इसमें तो ज्यादा डैमेज होगा, इसमें कम डैमेज होगा. तो लेकिन पार्ट ऑफ दैट हीट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. सिमिलरली हियर सपोज टू इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दैट कोलिजन
सपोज इफ इट इज ब्रिंगिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स इनटू द रेस्ट, तो यहाँ पर मोशन नहीं होगी। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का सपोज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी है, सपोज दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, सो दैट व्हाट विल हैपन, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो आपने पढ़ा होगा, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। अगर मेरे पास सपोज यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, यूरेनियम जो है, यूरेनियम एटम का न्यूक्लियस है, तो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। यूरेनियम किसी भी एटम है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, सो दिस इज अनस्टेबल। यूरेनियम का जो है, दिस इज बिगर इन साइज, ये अनस्टेबल है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इसको एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या निकलेगी, देयर विल बी 3 न्यूट्रॉन्स प्लस जो भी है आपका क्रिप्टन, जो भी फ्रेगमेंट्स निकलते हैं यहाँ पर, गामा रेज निकलते हैं बाकी, और न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स तो निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका बैरियम, क्रिप्टन जो भी है प्लस एडिशनल जो भी फ्रेगमेंट्स है, दे आर रिलीज्ड। बट सिंस देयर इज अ मास डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। सो द मास डिफरेंस बेसिकली दैट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, आपको पता है। तो यहाँ पर दैट्स व्हाई इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इन एटॉम बॉम्ब्स व्हाट हैपेंस, देयर इज generation of immense energy. Where that energy is basically coming from? So basically these are the fragments. Once these fragments, यहाँ पर जो fragments होते हैं, तो ये जो fragments है, इनका kinetic energy बहुत ज्यादा होता है। But you are suppose all of a sudden bringing, यहाँ पर तो ये रेस्ट में आते हैं, ये जो fragments रेस्ट में आते हैं, या तो इसकी जो kinetic energy होती है वो बहुत कम हो जाती है। That's why that huge kinetic energy is converted into heat energy. Similarly here, electrons, more than 2 electrons, or 2 electrons, suppose they are colliding with each other. Once they are colliding with each other, so that kinetic energy will be converted into the heat energy. If kinetic energy will be lost, then obviously it has to be, ये तो किसी और फॉर्म में आएगा। So अगर kinetic energy suppose 10 जूल होगा, तो आपका जो हीट एनर्जी है, सपोज ये kinetic energy भी 0 बन रहा है, लेकिन हीट एनर्जी जो आपका जनरेट होगा that will be 10 joules. Reverse is not true, remember it. इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। That means if you have 10 joules of heat energy, you cannot convert it into the kinetic energy of 10 joules. Yeah, this kinetic energy into kinetic energy, this is basically the law of thermodynamics। यहाँ पर, ये आप आगे जाके पढ़ोगे 12th क्लास में। So suppose आपके पास 10 joules of kinetic energy है, you can convert it into the 10 joules of heat energy, but 10 joules of heat energy you cannot convert it into the 10 joules of kinetic energy. Now since we are talking basically about the heating effect of current, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इज V, which is denoted as V. It is the amount of work in bringing a unit charge from one position to another position. तो आपने कितना वर्क किया है, वर्क आपने कितना किया है, यहाँ इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से प्लस चार्ज आपने लाए यहां तक, इस पॉइंट तक, तो आपने कितना वर्क किया है, वर्क आपने किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, सो दैट इज V into Q. That is the amount of work you have done. This is the potential difference across this and this into the this one. That is, suppose if you are bringing unit charge from this to this, so that is obviously the work done will be V into Q. But if you are talking about the unit charge, so obviously here V potential difference and the work done will be same. If you are talking about the unit charge. Now this is the amount of work done, V into Q. देखिए, अगर आप बात करोगे पावर की, so you have to divide it with time. Work done per unit time.
work done per unit time is power. Power is the rate of consumption of energy or the rate of work done. So since this is equal to V into Q divided by T is equal to power. So power is equal to V is the voltage or the potential difference into Q by T. Q by T rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Charge कितना move हो रहा है as per the given time, so that is current I. So power is equal. So this is V. V is as per the Ohm's law. V is equal to I R. So this is I into R into I is the current. So power is equal to I into I is I square into R. So power is either I square R or power is equal to V into I. Multiplication of voltage into current or multiplication of current square into resistance, that is the power. That is the power delivered to a resistor. But here important thing is, what is basically the rate of, this is the rate of consumption of energy. But once we are talking about the amount of energy spent, तो कितना होगा, energy कितना spent होगा. So power you know, this is I square R, but you have to multiply energy. Energy कितनी होगी, energy consumed in given time. Energy कितना consume हो जाएगा in given time, so you have to multiply it with R. Power into that will be power. You have to multiply it with time. So power कितना है, I square R. So you have to multiply it with T. So this is I square R T or small t, whatever to be आप represent कर रहे हो. So energy consumed in given time is given as power into time, that is given as the I square R T or VIT, because I square R is VI. VIT or I square RT. नाउ इस पे सपोज मैं क्वेश्चन बना रहा हूं. सपोज ये तो रेजिस्टेंस है. सपोज रेजिस्टेंस इज 1 ओम. सपोज करंट is suppose 1 ampere. Time is suppose 30 minutes. तो कितना हीट हो जाएगा या कितना एनर्जी कंज्यूम होगा इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में सपोज अगर हम बनाएंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम. सो दिस विल बी लाइक दिस वन, रेजिस्टेंस इज 1 ओम. इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है. तो यहाँ पर मैंने तो ऑब्वियसली जब करंट होगी 1 एम्पियर, सो आई हैव टू कंप्लीट अ सर्किट. दिस इज सर्किट, दिस इज बैटरी, दिस इज माइनस प्लस. तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर. अब मुझे निकालनी है क्या एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, कितना हीट अप हो जाएगा. तो 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई I square R T. So I square is current square, that is 1 ampere square, that is 1 into resistance. Resistance 1 ohm है, so you have to multiply it with 1. This is basically 1 square. 1 square is 1 here. Multiplied by time. Time कितना है 30 minutes, but you have to convert into the seconds because second is a SI unit. तो यहाँ पर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस इज 30 इंटू सेकंड. 1 मिनट में कितने सेकंड है, दिस इज 60. सो दिस इज
1800 joules. This is 1800 joules. पावर कितना होगा? पावर होगा, दिस इज द पावर होगा रेट ऑफ, दिस इज rate of consumption of energy, or that is I square R. There you don't have to multiply it with T, or you can, this is I square RT divided by T. So obviously TT gets cancelled. So this is I square R, that will be 1. That will be 1 joules per second, or 1 watt. This is also called as the 1 watt. Joules per second, that's called as a watt. So watt is basically the SI unit of power. So joules is the basically SI unit of energy. Watt is the SI unit of power. वाट में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं पावर, और जूल्स में हम एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज वाट, और जूल्स पर सेकंड। जूल से तो हम मेजर करते हैं एनर्जी या वर्क डन, जो भी है वर्क डन या एनर्जी, इसे हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जूल्स पर सेकंड इज वाट। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर आपने कभी देखा होगा, दिस इज समटाइम्स दे रिप्रेजेंट 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या होगा? सपोज कोई मोटर है, दैट इज सपोज उसका जो है उन्होंने दिया है दैट इट इज बेसिकली, वहां पर उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया है कि ये 1 किलोवाट आवर है। व्हाट डज 1 किलोवाट आवर मीन? यहां पर क्या होगा, दिस इज 1 किलोवाट, दिस इज किलोवाट, किलो मीन्स 10⁻1000, सो दिस इज 1000। Watt means joules per second into आवर। एक आवर में कितने सेकंड है? दैट मीन्स 3600। 1 kilowatt hour is basically another unit for power. 1 kilowatt hour, that means it is almost a 3600 into 1000. So this is 3.6 into 10⁻6. Joules per hour. Sorry, this is watts. Yes, joules per hour. Yeah, this is joules per hour. That means this machine consumes 3.6 into 10⁻6 joules in 1 hour. In 1 hour, this machine consumes 3.6 into 10⁻6 joules of energy. That is the meaning of 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour means that this machine consumes the energy of 3.6 into 10⁻6 joules in 1 hour. So what is basically another application for the heating effect of current? Heating effect of current में application, पहला application heating coils, furnaces. Suppose यहाँ रखोगे निक्रोम, यहाँ पर फर्नेसेस में मैंने आपको बताया था मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। सो फर्नेसेस में यूज होता है, हीटिंग कॉइल्स में यूज होता है। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी, सो ऑब्वियसली इट विल ऑफर सम रेजिस्टेंस, बट करंट विल फ्लो, and that current will be, there will be obviously that energy, that current, once there is a flow of current, so there is obviously some resistance, but that the flow of current is basically impeded, and some of the portion of electric energy is converted into heat energy, and that's why it is used in heating coils and furnaces. दूसरा बल्ब्स। बल्ब्स में आपने देखा होगा घर में इनकैंडेसेंट बल्ब्स, तो वहां पर क्या होता है, सीधे रखो,
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बल्ब। तो यहाँ पर ऐसे बल्ब होता है, तो यहाँ पर एक ये बल्ब है। बल्ब में अगर आप घर में आपने देखा होगा, गौर से देखा होगा, सो दिस इज मेड अप ऑफ गिलास। यहाँ पर आउटर ये गिलास का बना होता है और यहाँ पर एक वायर होती है। यहाँ अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, स्मॉल फिलामेंट, स्मॉल फिलामेंट, दिस इज अ फिलामेंट। बल्ब में अगर आपने देखा होगा गौर से, अंदर एक फिलामेंट होता है। दिस फिलामेंट बेसिकली ग्लोव्स। इसी फिलामेंट में एक्चुअली चमक आती है जब आप इसको क्या देते हो, करंट देते हो। अगर करंट दोगे तो बेसिकली दिस ग्लोव्स, दिस फिलामेंट ग्लोव्स। दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। So why it is made up of tungsten? This is the first question. तो ये टंगस्टन का क्यों बना होता है? टंगस्टन का इसलिए बना होता है बिकॉज टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज मोर देन दैट ऑफ 3300 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस। 3200 डिग्री सेल्सियस के बाद ही ये मेल्ट हो जाता है टंगस्टन। अगर आप बोलोगे सपोज सर, अगर हम रखेंगे सपोज 3200 डिग्री पे नहीं, सॉरी टंगस्टन का नहीं रखेंगे, सपोज अल्युमिनियम का रखेंगे। अल्युमिनियम का अगर आप रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा 658 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप बोलोगे सर वी विल मेक दिस फिलामेंट आउट ऑफ आयरन, आयरन का रखोगे तो 1539 या 1540 पे ये मेल्ट हो जाएगा। आयरन मेल्ट्स है 1539, 56, 57, 658 पे जो है दिस अल्युमिनियम मेल्ट्स। तो अगर आप कॉपर का रखोगे या प्लेटिनम का, जो भी है, जो भी आपके पास जितने भी कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स, जो भी आपके पास कंडक्टर्स है, इफ यू विल मेक दिस फिलामेंट आउट ऑफ दैट, सो व्हाट हैपेंस बेसिकली they will all melt before 2000 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम तो ऑब्वियसली 1700-1800 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा। कॉपर भी या गोल्ड का तो नहीं बना सकते क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, और ऑब्वियसली उसका तो मेल्टिंग पॉइंट कम ही है, वो तो 1500 के अंदर ही आ जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। और जो आपका कॉपर है, कॉपर का भी वही है, below than that of 1500 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई you cannot make the filaments out of all these elements. So there is only one element that has, there is one metal, tungsten, that has melting point of more than that of 3200 degree Celsius, and that's why you make these filaments out of tungsten. So अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा why bulb this one filament in bulbs is made up of tungsten, so आप जवाब क्या लिखोगे? Because tungsten has high melting point, it is more than that of 3200 degree Celsius. So this does not melt easily. क्योंकि अगर आपको सपोज यहाँ पर एक फिलामेंट में सपोज आपने अल्युमिनियम, सपोज आयरन का रखा, फिलामेंट में जो टेम्परेचर होता है दिस गोस यहाँ पर तो कभी कभार 3200 से भी ऊपर जाता है। दैट्स व्हाई समटाइम्स आपने वोल्टेज ज्यादा है या करंट ज्यादा है, आपने स्विच किया और यू हैव स्विच, अपने बल्ब को स्विच किया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली दिस आई स्क्वायर आर टी, सो आर तो फिक्स है इसका, दिस इज टाइम, ऑब्वियसली वी अबाउट दिस टाइम, बट आई स्क्वायर करंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हीट जनरेटेड विल बी इमेंस एंड दैट विल रेज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सपोज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया, सपोज आपने इसका आयरन यहाँ पर सपोज टंगस्टन का ही है फिलहाल, और आपने करंट जो है बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो लोकलाइज्ड टेम्परेचर है दैट विल बी सपोज मोर देन दैट ऑफ 3400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, तो बल्ब सड़ जाता है बिकॉज दिस मेल्ट्स, ये मेल्ट हो जाएगा और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो करंट जो है, करंट सप्लाई ऑब्वियसली इट विल यहाँ पर कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा, क्योंकि वंस दिस विल मेल्ट, ये मेल्ट हो जाएगा और उसका कोई सपोज यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो सर्किट है ये ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगी।
सो अगर आप सपोज आयरन का भी रखोगे, आयरन में आप स्मॉल करंट भी दोगे, इसका तो 1539 1540 पे क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा एंड इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. बट इफ यू मेक इट ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन में यहां पर क्या होगा, सम ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस करंट ऑब्वियसली इट विल बी दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस हीट एनर्जी, तो ये ग्लो हो जाएगा. तो लेस टेम्परेचर्स पे क्या होगा, अगर आपने गौर से देखा है घर में जो बल्ब्स होते थे पुराने जमाने में, जो बल्ब्स यूज होते थे उसमें करंट बहुत कम, सपोज कभी कभार क्या होता था कि करंट जो होती, करंट इसमें जो करंट पास होती है, इफ इट विल बी स्मॉल, दिस करंट विल बी स्मॉल, सो दिस विल ग्लो, बट इट विल ग्लो. तो यहां पर जो लाइट आती है दैट अपीयर्स रेड, बट इफ करंट विल बी स्लाइटली मोर, सो इट अपीयर्स दैट व्हाइट. चेंज होता है क्योंकि यहां पर विद टेम्परेचर, सपोज ज्यादा टेम्परेचर है, इट अपीयर्स व्हाइट. इफ इट विल बी स्लाइटली स्मॉलर, सो इट अपीयर्स रेड. सो व्हाइट के बाद क्या होगा, अगर और ज्यादा आपने करंट, सपोज और ज्यादा करंट है इसमें, ऑब्वियसली इट विल मेल्ट. यहाँ पर जो फिलामेंट है इट विल मेल्ट एंड इट विल, सर्किट ऑब्वियसली सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा, दिस विल मेल्ट एंड दिस विल देन ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट. तो बल्ब्स का एक और यहाँ पर एक चीज है कि व्हाई वी आर, ये गिलास हम क्यों रखेंगे यहाँ पर, गिलास हम क्यों रखें. देखो कोई भी मेटल जो होता है, अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, कोई भी मेटल, सपोज आयरन को, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, सो दे डोंट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर. सो अगर हम कोई भी मेटल ले जाएंगे, सपोज एल्यूमिनियम तो वैसे भी ऑक्सीडाइज होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम सपोज आयरन, स्टील या सपोज कॉपर भी वैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे. सोडियम जो होता है, सोडियम तो ऑब्वियसली दैट्स हाईली रिएक्टिव even at room temperature. But suppose we are talking about these metals, suppose गोल्ड की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की. सपोज एल्यूमिनियम या टंगस्टन या सपोज कोई भी मेटल है, तो अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस, इट ऑक्सीडाइजेस, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक्स ज्यादा फास्टर होती है और आपका जो ऑक्सीडेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब जल्दी हो जाता है. So because it is exposed to the atmosphere, so it quickly oxidizes. तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि ये जो फिलामेंट है टंगस्टन तो रूम टेम्परेचर पे उतना ऑक्सीडाइज होगा नहीं, बट इफ यू विल प्लेस इट एट हाई टेम्परेचर, सो व्हाट विल हैपन, इट कैन ऑक्सीडाइज विद आयर. आयर में क्या होगा, आयर में ऑब्वियसली नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन तो वैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट ऑक्सीजन ऑब्वियसली इट विल रिएक्ट विद दिस फिलामेंट, because this filament is at higher temperature, so once it will oxidize, so what will happen, तो यहाँ टंगस्टन का यहाँ पर आपका इसका ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पर प्योर टंगस्टन नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई these bulbs, यहाँ पर हम बल्ब्स बनाते हैं, सो दे एक्ट एज अ बैरियर. या आयर है या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर और इसके बीच में बैरियर है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रहता है. क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें एयर तो होगा ना अंदर बल्ब्स में, इसमें एयर नहीं होता नॉर्मल एयर, इसमें दिस इज फिल्ड विद आर्गन, तो ये प्योर आर्गन से फिल हो जाता है. यहाँ पर ये जो बल्ब्स होते हैं, सो दीज बल्ब्स आर बेसिकली फिल्ड विद प्योर आर्गन. तो आर्गन रिएक्टिव नहीं होता है, आर्गन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इवन इफ इट विल गो एट हायर टेम्परेचर. तो यहाँ पर कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये ऑक्सीडाइज, ये तो नोबल है, सो ऑब्वियसली दिस इज इनर्ट गैस. आर्गन जो है दिस इज इनर्ट गैस, सो दिस वोंट रिएक्ट विद, दिस विल नॉट रिएक्ट विद दिस फिलामेंट एट हायर टेम्परेचर. दैट्स व्हाई दिस बल्ब्स आर फिल्ड विद आर्गन गैस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तीसरा एक और चीज है, दैट्स फ्यूजेस. घर में क्या होता है कि अचानक कभी करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज ज्यादा है, तो अचानक आपका जो अंदर से सर्किट है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट डिसरप्ट्स. व्हाट हैपेंस बेसिकली,
सपोज एक हाउस होल्ड है और यहाँ एक सपोज वायर है, तो यहाँ हम एक फ्यूज रखते हैं, दिस इज अ फ्यूज हम रखते हैं, और यहाँ से आउट इसका जो आउट यहाँ से जो वायर होती है, सो दिस इज नाउ द मेन सप्लाई टू दिस हाउस होल्ड, जो भी है, जो यहाँ पर हाउस है, एक घर है, तो यहाँ पर सप्लाई पहले यहाँ से आती है आउटर साइड से, उसके बाद यहाँ पर हम रखते हैं एक वी आर कीपिंग a fuse here. So what happens sometimes if there will be heavy current, ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, अगर हम फ्यूज नहीं रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ले जाएंगे, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा, कभी कभार क्या होगा, सपोज बहुत ज्यादा 1000 सपोज hundreds of amperes suppose of current is flowing, so what it can do, it can cause damage to the house. कभी कभार क्या होता है कि जिनके पास फ्यूजेस नहीं होते हैं, कभी कभार घर भी जल जाते हैं, क्योंकि इसको इफिल बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, सो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट विल बी नाउ मोर. लेकिन अगर हम क्या रखेंगे, सपोज फ्यूज रखेंगे यहाँ पर, फ्यूज अगर हम यहाँ पर रखेंगे, फ्यूज जो है उसमें हम एक रेजिस्टर ऐसा रखेंगे कि अगर 5 एम्पियर करंट जो है दैट इज 5 एम्पियर जो करंट है दैट इज अलाउड, तो 5 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट होगी, सो दिस विल, ये मेल्ट हो जाएगा. अगर ये मेल्ट होगा तो व्हाट विल हैपन, द सर्किट में जो ये डिसरप्ट हो जाएगा कंप्लीटली, एंड द फ्लो ऑफ करंट विल बी कंप्लीटली इंपीडेड. तो 5 से ज्यादा, अगर 5 या 5 से कम है, या 5 से कम करंट, 5 एम्पियर करंट से 5 एम्पियर जो करंट है उससे कम करंट है, तो दिस विल पास, ये नॉर्मली पास हो जाएगा. लेकिन अगर 5 से ज्यादा होगी तो फ्यूज क्या होगा, फ्यूज जो है यहाँ पर ये सड़ जाएगा. फ्यूज सड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारा एक एडवांटेज है, ये जो घर है, हाउस है, ये बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं आएगा, और हमें पता भी चलेगा कि एक्चुअली ओरिजिनली मोर करंट वाज बेसिकली फ्लोइंग, ज्यादा करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था. लेकिन अगर हम फ्यूज नहीं रखेंगे, ये करंट सीधी आ जाएगी ऐसे, और ये करंट क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है उस होल को. So this is another application for this heating effect of current. So in the next class we are going to discuss about these problems and examples जो भी है यहाँ पर, questions जो भी है, so we are going to discuss that.